अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही थी और आज के लेक्चर के अंदर हम गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज फॉर वुमेन ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़माबाद का फर्स्ट ईयर का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022-2023 सेक्शन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व किया था। तो जिस तरीके से सेकेंड ईयर का फॉर्मेट था इसी तरीके से फर्स्ट ईयर का भी फॉर्मेट है। 3 हार्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। सबसे पहले सेक्शन ए है, मार्क्स 20 का। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे गए हैं और आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट वो पूछ रहा है सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन्स होती हैं वो क्लियर हो सकें, वो आराम से अपने टॉपिक्स को समझ सकें और ये भी देख सकें कि पास पेपर के अलावा कॉलेजेस के पेपर में और मज़ीद होने वाले पेपर में नई चीज़ें क्या आ सकती हैं। सबसे पहले आपके पास कह रहे हैं कि ड्राइंग इज़ शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। बैलेंस शीट में ड्राइंग जो है वो किस हेड के अंदर जो है वो शो करवाई जाती है। करंट एसेट, लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट या ऑनर इक्विटी। तो करेक्ट आंसर है ऑनर इक्विटी के अंडर शो करवाई जाती है। दिस डज नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं होता। डायरेक्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है वो बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं होया हुआ था। डायरेक्ट डिपॉजिट जो है वो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद होता है। बैंक चार्जेस भी मौजूद होते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी होते हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट है तो आउटस्टैंडिंग है, इस वजह से वो नहीं होता। इसी तरीके से आगे अगर चलें, थर्ड एमसीक्यूज़ में आपको कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़। जो अकाउंटिंग का सीक्वेंस है उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग टाइटल या अकाउंटिंग पीरियड। तो करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है ना, यानी कि आप जर्नल बनाते हो, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट आप उसके अंदर करते हो, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर उसकी क्लोजिंग ओपनिंग करते हो। उसके बाद कह रहे सेल इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय। सेल इस टर्म के थ्रू बेस्ट डिस्क्राइब की जा सकती है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ फर्नीचर, कैश सेल या क्रेडिट सेल। तो सेल ऑफ मर्चेंडाइज जब भी हम करते हैं तो वो सेल से लिखा जाता है, तो ये इसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है। फिर आपको कह रहे हैं कि फिफ्थ में इफ़ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल। अगर सेलिंग प्राइस में यूँ कहूँ बराबर हो जाए कॉस्ट के तो क्या होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट इज मोर देन नेट इनकम, नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, यस। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर वो ऑप्शन ये भी दे सकता था कि आपके पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूले की सूरत में कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ज़ीरो। तो डिफरेंट तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू क्लोज। क्लोजिंग एंट्रीज ये क्लोज करने के लिए बनाई जाती हैं। तो टेम्पोरेरी अकाउंट आपके दो ही होते हैं, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। इन दोनों को क्लोज करने के लिए आपके रेवेन्यू क्लोजिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं। उसके बाद आपको कह रहा है कि अगर टोटल एसेट जो हैं वो हो 150,000 के और लायबिलिटीज़ 1/3 हो एसेट का, तो कैपिटल की अमाउंट क्या होगी? तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपके लायबिलिटीज़ 1/3 हैं तो आपका कैपिटल 2/3 होगा। ठीक है, और अपने एसेट की अमाउंट को इससे आप क्या करवा लें सर? मल्टीप्लाई करवा लें। सर 150,000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख 1 जा 3 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है आपके पास वो 1 लाख आ जाएगी। ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले लायबिलिटीज़ निकाल लें। 150,000 लायबिलिटीज़ देखें क्या है, 1/3 है। आपने 1/3 निकाला तो 1/3 आपके पास 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, तो 50,000 आ गया सर जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे
कि एसेट आपके 150 थे, 150 में से आपने लाइबिलिटीज़ 50 माइनस करवाया तो आंसर आपके पास 1 लाख ही आएगा, जो कि आपकी कैपिटल का अमाउंट बनता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है और ऐसे ये परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है। उसके बाद 8th MCQs में आपको कह रहे हैं कि कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक इसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कैश बुक के अंदर हम रिसीप्ट और पेमेंट ऑल कैश ट्रांजैक्शन की करते हैं, तो कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक यूज़ होती है। 9th में कह रहे हैं इट इज़ नॉट एन एसेट, ये एसेट नहीं है। कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी एसेट है, अनअर्न्ड रेंट जिसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं, ये आपकी लायबिलिटी है, तो ये एसेट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अ फिक्स एसेट इज रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट एट इट्स, जो फिक्स एसेट है वो बैलेंस शीट में इस वैल्यू पर रिपोर्ट होते हैं। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो बुक वैल्यू पर नॉर्मली जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि जब उसमें से डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होता है उसके बाद। NSF स्टैंड फॉर, NSF किससे स्टैंड करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी एब्रीविएशन क्या है? जिन बच्चों ने बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ा है अच्छे तरीके से तो वो बोलेंगे सर नॉन सफिशिएंट फंड चेक को कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको मैं दोबारा निशान लगा देता हूँ। उसके बाद आपके पास 12th MCQs है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? जो गुड्स बेची उसकी कॉस्ट, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है जी। उसके बाद लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज कॉल्ड। बैलेंसेस की जो लिस्ट है, ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में, वो क्या कहलाती है? वो ट्रायल बैलेंस कहलाती है, जो कि यूज़ होता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंट्स की। कॉन्ट्रा इज एंट्री इज रिकॉर्डेड इन, कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ रिकॉर्ड की जाती है सर दोनों साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट के, यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आपके पास 15th MCQs है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। एसेट प्लस ओनर इक्विटी लायबिलिटी, ये गलत है सर। एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर इक्विटी, सर ये भी गलत है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी, ये भी गलत है। एसेट में से अगर मैं लायबिलिटीज़ निकालूं तो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज़ जो है वो ओनर इक्विटी कहलाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद 16th MCQs में आपको कह रहा है कि ₹500 इज़ विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है ना, पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने 500 रुपये ड्रॉ किए, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो जब आप कैश ड्रॉ करते हो तो एंट्री बनती है ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? सर कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट MCQs पूछा है वो भी बहुत आसान सा है कि अक्रूड इनकम अपीयर इन बैलेंस शीट इज़ एज, कह रहे हैं कि अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में इस हेड में रिपोर्ट होती है। लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, एसेट या इनकम, तो एज अ एसेट रिकॉर्ड होती है, क्योंकि अक्रूड इनकम का मतलब है कि इनकम हो गई बट रिसीव करना बाकी है। ठीक है जो, तो रिसीवेबल है, इस वजह से वो एसेट में रिपोर्ट होती है। दिस शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है बिजनेस की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं बैलेंस शीट। एन एंट्री विद मोर देन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट इज कॉल्ड। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसमें एक डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, वो एंट्री क्या कहलाती है? सर वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। और उसके बाद कह रहे हैं कि ओपन अ बैंक अकाउंट बाय ₹1 लाख, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो बैंक एसेट है, बढ़ जाता है डेबिट। कैश जमा करवा रहे हैं, कैश ओपन कर रहे हैं, तो कैश का मौकर हो जाता है क्रेडिट। सो यहाँ पर इसके ये 20 MCQs थे, बहुत आसान से MCQs थे। इनमें से कोई सा भी MCQs अगर समझ में आपकी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सेक्शन B और C की तरफ, देखते हैं उसमें आपको क्या कहता है। सो स्टूडेंट सेक्शन B में आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन का पूछा, तो कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग आइटम। पास पेपर का क्वेश्चन है, वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया है। लायबिलिटीज़ मालूम करनी है बिजनेस की। एसेट जो हैं वो 4 लाख हैं और ऑनर इक्विटी
180,000 की है, तो एसेट में से इक्विटी माइनस करवाएंगे तो लाइबिलिटीज़ आ जाएगा। द एसेट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एसेट मालूम करने जिसकी लाइबिलिटीज़ 1 लाख है और ओनर इक्विटी 450,000 है, तो आप दोनों को प्लस करवाएंगे तो एसेट आ जाएगा। द ओनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसेट, एसेट जो है वो 2 लाख के और लाइबिलिटी 20% है ऑफ एसेट है, तो ओनर इक्विटी मालूम करनी है, इसको मालूम करते हैं। सेल ऑफ बिजनेस हैविंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल मालूम करनी है बिजनेस की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 210 है और इनको लॉस हुआ है 50,000 का, तो जाहिर सी बात है सेल आपकी कम हुई होगी। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा मौजूद कि सबसे पहले वाले केस में उसने आपसे कहा कि आपने लाइबिलिटीज़ मालूम करनी है। एसेट आपके पास 4 लाख के, ऑनर इक्विटी आपके पास 180,000 की है, तो लाइबिलिटीज़ को अकेला छोड़ा, 180 को 4 लाख से माइनस किया तो लाइबिलिटीज़ आ गई 220 की। सेकंड केस में उसने कहा कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, एसेट मालूम करना है, लाइबिलिटीज़ 1 लाख की थी और आपके पास ऑनर इक्विटी 450 की, प्लस किया तो एसेट आ गए 550 के। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें आपके पास उसने क्या कहा था कि आपके एसेट तो 2 लाख हैं, लाइबिलिटीज़ 20% है, ऑनर इक्विटी मालूम करना है। तो देखें अगर लाइबिलिटीज़ एसेट का 20% है तो ऑनर इक्विटी 80% होगी, तो आप इसको इस तरीके से कर लेंगे 2 लाख का 20% 40,000 प्लस ऑनर इक्विटी 80% है, 2 लाख का 80% आपका 160,000 हो गया। दोनों को प्लस किया तो देखें दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स लाइबिलिटी आपकी 20% 40,000 है और ऑनर इक्विटी 160,000 रुपीज़ है। उसके बाद आपके पास उसने कहा कि भाई सेल्स मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2,10,000 है और ग्रोस लॉस आपको जो हो रहा है वो 50,000 का हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि ग्रोस लॉस आपने 50,000 माइनस से लिखा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 210, तो सेल्स को अकेला छोड़ा, माइनस का 210 इधर आ गया जो कि प्लस का हो गया। 2,10,000 में से 50 माइनस किया तो सेल्स आपकी, मैंने कहा था कि कम आएगी, जब भी आपको लॉस होगा तो 160,000 की आ गई सेल्स। ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये मौजूद है, कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान और मोस्ट रिपीटेड, वो जर्नल का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा नज़र आ जाए। ठीक है जी। तो कह रहे हैं फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बाय मिस्टर खान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, तो 2022, ये 2 बार डबल लिख दिया इन्होंने। तो फर्स्ट को आपने मिस्टर खान ने इन्वेस्टमेंट की 2 लाख की बिजनेस में, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट ओपन किया 80,000 से, तो बैंक अकाउंट ओपनिंग की बनेगी। 5 तारीख को 2 कंप्यूटर ख़रीदे हैं 20,000 का, एक कैश पर, तो एसेट परचेज की एंट्री बनेगी। मर्चेंडाइज आपने बेची है ऑन अकाउंट उधार पर आसिफ को 20,000 रुपये की, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनेगी। सर्विस रेंडेड की है उधार पर 30,000 रुपये की, तो इसकी एंट्री बनेगी। चेक रिसीव किए 16,000 का आसिफ से, आसिफ को 20,000 रुपये का सामान बेचा था फुल सेटलमेंट पे, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया। और 27 को कह रहे हैं कि मिस्टर खान ने विड्रॉ की जो ऑनर है 10,000 रुपये कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कह रहे हैं कि जनरल एंट्रीज बनाकर दिखाइए। तो आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन ये मौजूद है, मिस्टर खान जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो सबसे पहले उसने इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख की, तो कैश बढ़ गया, कैश एसेट बढ़ता है डेबिट और कैपिटल उसका बढ़ गया क्रेडिट। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय मिस्टर खान से आपकी नरेशन और एंट्री बन गई। उसके बाद आपने जनवरी 2 को बैंक अकाउंट ओपन करवाया, बैंक एसेट बढ़ता है डेबिट, आपके पास से कैश एसेट कम हो गया क्रेडिट। टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। फिर जनवरी 5 को आपने एक कंप्यूटर खरीदा जिसको आप इक्विपमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। कैश पर खरीदा, कैश एसेट है कम होता है तो क्रेडिट। 20,000 का एक कंप्यूटर 2 खरीदे तो 40,000 आपकी अमाउंट आ गई। टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर ऑन कैश। उसके बाद आसिफ को ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये की मर्चेंडाइज सेल की, तो सेल आपका रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट। ऑन क्रेडिट पैसे रिसीव करने तो अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट बढ़ता है तो डेबिट 20,000 से। टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू मिस्टर आसिफ। उसके बाद आपने सर्विसेज प्रोवाइड की लेकिन उधार पर, यानी कि पैसे रिसीव नहीं किए, तो आपने सर्विस दे दी, आपकी इनकम हो गई, इनकम बढ़ती क्रेडिट 30,000 से, रिसीव करना बाकी है तो रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, सर्विस इनकम रिसीवेबल डेबिट बाय ₹30,000 से
आपकी एंट्री बन जाएगी और नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड द सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद आपने आसिफ को जो 20,000 रुपये का सामान बेचा था उससे रिसीव किए 16,000, चेक रिसीव किया। हम पढ़ते हैं कि सर जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया उसको कैश कंसीडर करते हैं, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश आपका बढ़ गया डेबिट जो कि चेक के थ्रू था 16,000। अकाउंट रिसीवेबल उसका पूरे सेटलमेंट पे 20,000 हम कर देंगे। एसेट है कम होता है क्रेडिट, दरमियान का डिफरेंस 4,000 रुपये का सेल डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी। टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम आसिफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि ऑनर ने जो है वो विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग उसकी इक्विटी है, इक्विटी कम होती है तो डेबिट, तो ड्राइंग बढ़ती है डेबिट। और आपके पास जो है वो 10,000 डेबिट आ जाएगा। कैश विड्रॉ किए, कैश एसेट है, बिजनेस एसेट कम होता है तो क्रेडिट। टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज से आपकी एंट्री बन जाएगी और नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो उसने थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कैश बुक का। बहुत ही आसान सा सवाल है, पास पेपर का क्वेश्चन है, गालिबन 15 या 2014 का क्वेश्चन है। MS जावेद एंड कंपनी यूजेस 3 कॉलम कैश बुक इन देयर बिजनेस ऑन मार्च 1, 2022। दे हैड कैश इन हैंड, उनके पास कैश इन हैंड जब मंथ स्टार्ट हुआ तो 50,000 था और बैंक में 90,000 था, और उन्होंने फॉर द मंथ ऑफ मार्च ड्यूरिंग द मार्च ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट की। तो 5 मार्च को मर्चेंडाइज सोल्ड की कैश पर। तो कैश बुक में अभी हम पढ़कर आए, ऊपर MCQs भी हमने पढ़ा कि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कैश की रिसीप्ट और पेमेंट। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। चेक रिसीव किया आपने यूनुस से 24,500 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹25,000, जबकि रिसीव उससे इतने करने थे तो 500 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, चेक उसी दिन जमा करवा दिया तो कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। पेड कैश टू मुनीर, मुनीर को कैश पे किया 22,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹23,000, तो इसका मतलब 300 रुपये कम पे किए हैं तो ये हमें डिस्काउंट हो गया। उसके बाद द चेक ऑफ यूनिस वॉज डिसऑनर बाय द बैंक, जो चेक हमने उस 10 तारीख को जमा करवाया था वो डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पे नहीं किया। फिर 27 को लास्ट कह रहे हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से 2,000 रुपये अपने रेजिडेंशियल जहाँ आप रहते हैं, ड्राइंग पर्सनल यूज़ है, रेंट के लिए आपने पे किए, और 6,000 ऑफिस रेंट के लिए। तो आपने 3 कॉलम कैश बुक बनानी है, कैश बुक को बैलेंस करना है और उसके बैलेंसेस करंट मंथ के और नेक्स्ट मंथ के लेकर आने हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ मैं बता देता हूँ। MS जावेद एंड कंपनी 3 कॉलम कैश बुक, रिसीप्ट एंड पेमेंट, डेट पर्टिकुलर PR सेल डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर PR परचेज डिस्काउंट कैश बुक बैंक। तो समझा तो मैंने आपको दिया, वैसे तो आपको अक्सर आता ही है ज़्यादातर पोर्शन। तो सॉल्यूशन मौजूद है। सबसे पहले आपने बैलेंसेस लिखे, कैश में 50,000, बैंक में 90,000, सेल्स की आपने 36,000 की, तो आपका कैश बढ़ गया सेल्स की वजह से। उसके बाद आपने 10 तारीख को जो है रिसीव किया 24,500, उसी दिन बैंक में जमा करवाया, 500 रुपये का आपका हो गया डिस्काउंट। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अकाउंट पेबल आपने पे किया 300 रुपये आपने कम किए, कैश से पे किया 22,700 और 300 ये हो गया। 17 को चेक डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपने बैंक को कम करेंगे। फिर 27 तारीख को आपने ड्राइंग की, घर के रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए रेंट दिया और ऑफिस रेंट एक्सपेंस आपने पे किया तो बैंक से चला गया। सबका आपने टोटल किया है तो कैश की बड़ी साइड जो है वो आपकी रिसीव साइड आ रही है 86,000 से, बैंक की बड़ी साइड भी 1,14,500 और छोटी साइड ये आ रही है। डिफरेंस निकाल कर आपका बैलेंस BD कैश का 63,300 और बैंक का 82,000 आ रहा है। और इसी तरीके से आपका ये बैलेंस CD भी आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, पास पेपर का था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं किया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया है वो है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। आई स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ MS नोमान ट्रेडर ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 रिवेल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पास पेपर का क्वेश्चन है, जस्ट डेट चेंज की गई हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के मुताबिक डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो हमारे लिए ये पॉजिटिव बैलेंस है। एंड एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस है तो 23,000 नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि हम बैंक को ऐसे ट्रीट करते हैं और
बैंक जो है हमारे बैंक अकाउंट को लायबिलिटी ट्रीट करता है, तो नेगेटिव बैलेंस होगा तो वो डेबिट बताएगा। ठीक है जी। डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया कस्टमर ने 5,000, एक चेक था 18,000 रुपये का, इशू किया फुल सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में 1,300 रुपये का रिकॉर्ड कर दिया था, तो हमसे मिस्टेक हुई है 5,000 की, तो इसको मज़ीद पे करना पड़ेगा, लेस कराना पड़ेगा। 37,000 के अनक्लियर्ड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक हैं 7,000 के, और बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की एक आउटस्टैंडिंग बिल की 10,000। बैंक रिकन्सिलेशन आपने प्रिपेयर करके बतानी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो MS नोमान ट्रेडर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30, 2022 पर्टिकुलर कैश बुक बैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 17,000 पॉजिटिव, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट नेगेटिव 23,000 होगा। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया, बैंक में तो रिकॉर्ड था, डायरेक्ट डिपॉजिट आपके पास यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था, तो आप अपने पास इसको ऐड करवाएंगे। फिर उसने कहा कि एक चेक था 18,000 रुपये का, लेकिन कैश बुक में आपसे मिस्टेक हुई है, आपने रिकॉर्ड कर दिया 13 का, तो पेमेंट हो रही थी, इशू किया था क्योंकि चेक, तो 18 माइनस करने थे, 13 किए, तो कितना मजीद माइनस करवाने 5,000, तो एरर इन रिकॉर्डिंग, तो आप अपने पास से 5,000 माइनस करवा देंगे। फिर अनक्लियर चेक हैं, उनको आप ऐड करवाओगे, आपने डिपॉजिट करवाए थे लेकिन उसने बैंक ने क्लियर करके आपके अकाउंट में ऐड नहीं करवाए, तो बैंक स्टेटमेंट में आप इसको ऐड करवा दोगे रिकनसाइल करने के लिए। फिर आपने कुछ चेक इशू किए थे 7,000 के, वो अब तक पे नहीं हुए, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो आप उनको लेस करवाओगे बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि आपने जब इशू किया होगा आप तो अपने पास से लेस करवा चुके होगे ना। फिर वो कह रहे हैं कि बैंक ने डायरेक्ट एक आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट कर दी, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, तो आपके पास नहीं है, तो आप अपने पास से इसको लेस करवाओगे, टोटल करोगे, आप 5 से 5 कैंसिल हो गया, 17 में से 10 माइनस किए तो 7,000, और 37 में से 7 माइनस किए तो 30 में से 23 माइनस किए तो 7,000 का आपका बैलेंस आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल आपके पास ये था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास पेपर में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी, दैट इज करेक्शन ऑफ एरर। ये भी आपका बहुत आसान सा सवाल है जो कि पास पेपर की इंट्रीज को ही मिक्सअप करके बनाया गया है। द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ मरियम एंड कंपनी। मरियम एंड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले कुछ एरर फाउंड हुए, उसको आपने ठीक करना है। बेड डेट्स जो है सबसे पहले 2,000 रुपये से ओवर स्टेट हो गया। पेमेंट फॉर मशीनरी जो है 200 रुपये रिपेयर करवाई थी, लेकिन आपने उसको मशीनरी के अकाउंट में चार्ज कर दिया। नंबर 3 में कह रहे हैं कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा था 12,000 कैश का, लेकिन आपने उसको ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। फिर कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर, डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर ने वापस किया, आपने उसको सेल में चार्ज कर दिया। सेल का माना तो बेचना होता है, जबकि बेचा नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अकाउंट, उधार पर 800 रुपये का फर्नीचर खरीदा था, लेकिन आपने रिकॉर्ड और पोस्ट कर दिया 8,000 रुपये का, तो इसको ठीक करना होगा। मेक जर्नल एंट्री टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर। तो आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इसकी इंट्रीज बताना मैं भूल गया था, वैसे उसने इंट्रीज मांगी नहीं थी, तो आप इंट्रीज देख सकते हैं नोमान ट्रेडर की, कि वो चीज़ें जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जब बना रहे होते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें जो चीज़ें वो चीज़ें जो कैश बुक में बैलेंस के अलावा ऐड लेस होती हैं, तो उसी की एंट्री बनाते हैं। ठीक है ना। जो प्लस हो रहे हैं तो उसमें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बैंक हमेशा डेबिट होगा, जो लेस हो रहा है उसमें बैंक हमेशा क्रेडिट और होगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया था, बैंक बढ़ गया, कस्टमर से रिसीव किया था, अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया, तो बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 से टू एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। और उसके बाद आपने चेक इशू किया था और आपने 5,000 से कम रिकॉर्ड किया था, तो मज़ीद आप अकाउंट पेबल को कम करेंगे और बैंक से पैसे माइनस करवाएंगे, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। टू एडजस्ट द पेमेंट ऑफ अकाउंट टू सप्लायर। फिर आउटस्टैंडिंग बिल की डायरेक्ट पेमेंट की थी, तो बैंक को आप कम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग बिल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो वो कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। टू एडजस्ट द डायरेक्ट पेमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। ठीक है जी। तो करेक्शन ऑफ एरर का सवाल हमने पढ़ा था, अब उसकी करेक्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं। मरियम एंड कंपनी करेक्टिंग एंट्रीज। सबसे पहले उसने कहा था कि 2,000 रुपये से आपका बेड डेट्स ओवर स्टेट हो गया, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, 2,000 से ज़्यादा एंट्री बन गई है। तो जब भी ओवर स्टेट होता है तो आप एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। अलाउंस फॉर बेड डेट्स डेबिट, बेड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट 2,000 से टू करेक्ट द ओवर स्टेटेड बेड डेट्स एक्सपेंस।
उसके बाद उसने कहा था कि आपने मशीनरी का रिपेयर करवाया था 200 रुपये का, लेकिन आप मशीनरी अकाउंट में चार्ज कर दिया, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। तो आप मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे टू करेक्ट द मशीनरी रिपेयर अकाउंट। उसके बाद उसने कहा था कि आपने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा था जिसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे और ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 12,000 से टू करेक्ट द ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद एक कस्टमर ने आपको माल वापस किया था, लेकिन आपने उसको सेल में रिकॉर्ड कर दिया, तो वापस करते तो सेल रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स को ख़त्म करने के लिए सेल्स क्रेडिट कर देंगे 2000 से टू करेक्ट द सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फ़र्नीचर आपने ख़रीदा था 800 रुपये का, लेकिन आप उधार पर, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, आपने फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट से एंट्री बनाई होगी, कितने से 800 रुपये से, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने पोस्ट और रिकॉर्ड कर दिया कितने से 8000 से, तो इसका मतलब आपने 7200 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। तो आप एंट्री को रिवर्स कर दोगे, जब भी अमाउंट कम और ज़्यादा रिकॉर्ड कर दो आप एंट्री को रिवर्स कर देते हो, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो 8000 रुपये में से 800 माइनस किया तो 7200 से आप एंट्री बनाओगे, ताकि 8000 जो रिकॉर्ड किया था उससे आपका 7200 कैंसिल होकर 800 आ जाए। ठीक है, टू करेक्ट द ओवर स्टेटेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर परचेज। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं सेक्शन सी की तरफ और देखते हैं कि वो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है 40 मार्क्स का, इन्होंने पूरा एक ही सवाल दिया है और ये क्वेश्चन भी पास पेपर से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ अली ट्रेडर, गालिबन ये 2015 का जो है वो क्वेश्चन है। ऑन December 31st 2022 बिफोर एडजस्टमेंट आर एज फॉलो, डेबिट बैलेंसेज कैश एसेट है 1 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80,000, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है 3 लाख, परचेजेज आपके पास 520, सैलरीज एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाइज है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, अकाउंट रिसीवेबल है, सेल रिटर्न है, फर्नीचर है, ड्राइंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेंट एक्सपेंस है और टोटल 15,54,000। और क्रेडिट बैलेंस में आपके पास सेल्स है, रेवेन्यू, परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस है, अली का कैपिटल है 6 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट गिवन है 25,000, अकाउंट्स पेबल 1,70,000 और कमीशन इनकम 4,000 और इसका भी टोटल डेबिट के बराबर है। 6 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, पहली फिक्स है एंडिंग इन्वेंट्री की, दूसरी भी फिक्स है सैलरी पेबल की, अक्रूड कमीशन इनकम ये भी फिक्स है, ऑफिस सप्लाई अनयूज बच गई हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 और आखिरी वाली भी फिक्स है। तो आपको कह रहे हैं कि आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है और या फिर आपने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना लेना है, यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद जो आखिर में ट्रायल बैलेंस बनता है वो आपने बनाकर यहाँ पर दिखाना है। ठीक है ना, एक होता है क्लोजिंग एंट्रीज और एक होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी कि तमाम क्लोजिंग वगैरह करने के बाद जो आपके परमानेंट अकाउंट का ट्रायल बैलेंस बनता है वो आपने बनाकर दिखाना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली एंट्री आपकी फिक्स बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग स्टॉक है, एज एसेट है, बच गया डेबिट हो गया। इनकम समरी जो है वो क्यों क्रेडिट होती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट को कम करती है एंडिंग इन्वेंट्री और आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है, दैट्स वाई इनकम समरी क्रेडिट होता है टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी पेबल था कितने से, सर सैलरी पेबल था 5,000 से, इसका मतलब कि एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट, और पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिट टू एडजस्ट द अनपेड सैलरीज अकाउंट। उसके बाद अक्रूड कमीशन था 1,000 का, इसका मतलब क्या हुआ कि कमीशन की सर्विस तो आपने दे दी लेकिन आपने पैसे रिसीव नहीं किए, इस वजह से रिसीवेबल डेबिट और इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट टू एडजस्ट द अक्रूड कमीशन इनकम अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज की जो एंट्री है इसके लिए मैं वापस चलता हूँ। देखें, ऑफिस सप्लाई अनयूज का मतलब जो यूज नहीं हुई 2,000 की बच गई, ऊपर ऑफिस सप्लाईज कितनी थी 5, ऑफिस सप्लाई
करंट एसेट है 5000 थी, साल के आखिर में कह रहा है कि 2000 रुपये की अनयूज्ड है, तो जब टाइटल सेम होगा तो एंट्री डिफरेंस अमाउंट से बनेगी। 5 की थी 2 रह गई, इसका मतलब 3000 से एक्सपायर हो गई, तो एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट टू एडजस्ट द ऑफिस सप्लाईज अकाउंट 3000 से। ठीक है जी। उसके बाद जो उसने दूसरा कहा प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड है, ठीक है ना, 4000 का पोर्शन बच गया है। ऊपर कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस 12000, 12 था, अब वो कह रहे हैं कि 4000 है, तो यहाँ भी टाइटल सेम, एंट्री बनेगी डिफरेंस अमाउंट से, तो इसका मतलब 12 था 4 रह गया, डिफरेंस लिया 8 से एक्सपायर हो गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 8000 से टू एडजस्ट द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। उसके बाद 5000 रुपये का आपके इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन था, एंट्री फिक्स बनेगी, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, बढ़ता है तो क्रेडिट टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद उसने हमसे कहा कि इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाइए, तो इनकम स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। आपको कह रहे हैं कि सेल्स आपकी 750 थी, उसमें से सेल रिटर्न आपने 5000 माइनस करवाया, तो नेट सेल्स आपकी क्या आ गई 745। तो ये जो माल 745,000 का आपने बेचा, इसकी कॉस्ट कितनी थी, तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग 80,000, नेट परचेजेज निकालेंगे जिसमें परचेजेज में से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट माइनस करवाते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करवाते हैं। तो परचेजेज आपने 520 की थी, परचेज रिटर्न और अलाउंस 5000 माइनस किया और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन ऐड करवाया 4000, तो नेट परचेजेज आपकी आ गई 5,19,000। 5,19,000 का माल ख़रीदा, 80 पहले से था, तो मर्चेंडाइज या गुड्स अवेलेबल फॉर टोटल अमाउंट जो आई आपके पास 599 की, इतना माल मौजूद है आपके पास बेचने के लिए। क्या सारा बेच दिया? नहीं सर, आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए से बच गई थी, तो 599 में से 1 लाख माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 499 आ गया, यानी कि 1 लाख का बच गया 599 में से, इसका मतलब 499 का माल बेच दिया। 499 का माल बेचे 745 में, तो माइनस किया तो आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करवाएंगे। सैलरीड एक्सपेंस 55,000 था, मजीद 5,000 से अक्रूड था, वो ऐड करवाया तो एक्चुअल 60 आ गया। रेंट एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं 50, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस न्यूली अपेयर था, एडजस्टमेंट में देख सकते हैं 3000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 8000 और डेप्रिसिएशन 5000। टोटल किया तो टोटल एक्सपेंसेस 126 आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस 126 माइनस करवाया तो ऑपरेटिंग इनकम 120,000 आ गई, क्योंकि अदर इनकम भी है। अदर इनकम नहीं होगी तो एक्सपेंसेस माइनस करवाने के बाद यहीं आप अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म कर देंगे। तो अदर इनकम में कमीशन इनकम 4000 था, 1000 से अक्रूड तो प्लस करवाया तो टोटल 5 हो गया, तो 120 प्लस अदर इनकम 5000 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 125,000। ठीक है जी, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद उसने कहा कि आप बैलेंस शीट बना लीजिए, तो आपके सामने बैलेंस शीट मौजूद है। करंट एसेट सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, कैश 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, प्रीपेड इंश्योरेंस 12 था, 12 में से 8 कम हो गया था, अब 4 रह गया। ऑफिस सप्लाई 5 की थी, 3 कम हो गई, एडजस्टमेंट ऊपर आप देख सकते हैं तो 2 रह गई। और एज आ करंट एसेट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग यहाँ पर रिपोर्ट होगी 1 लाख की, और कमीशन रिसीवेबल आपका न्यूली अपीयर्ड करंट एसेट था 1 लाख का, तो टोटल करंट एसेट हो गए 3,07,000 के। और उसके बाद फिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिक्स एसेट मेरे पास हो रहे हैं इक्विपमेंट 3 लाख का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 25 पहले से था, उसका 5 इस साल हुआ तो 30, तो टोटल 270। फर्नीचर डेप्रिशिएट नहीं हुआ तो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट 173, दोनों को टोटल किया तो 443 आ गया। टोटल करंट एसेट 307 और टोटल नॉन करंट एसेट 443 प्लस किया तो 750, टोटल एसेट्स आपके पास यहाँ पर आ गए। ठीक है जी, तो दूसरी साइड देखते हैं। अकाउंट पेबल 170, करंट लाइबिलिटी में और सैलरीज पेबल 5000, टोटल किया 175, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो थी नहीं, तो आपके पास इक्विटी में कैपिटल 6 लाख, ड्राइंग आपके पास 50,000 माइनस तो 550 आ गया, और ऐड किया नेट प्रॉफिट 125 का तो 675 की टोटल ऑनर इक्विटी आ गई। 675 प्लस 175 इज इक्वल टू 750 टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी आ गया। बैलेंस शीट आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है जी, उसके बाद उसने आपको कहा कि क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाइए, तो क्लोजिंग एंट्रीज़ में आपकी जितने भी सबसे पहले एक्सपेंसेस हैं वो क्लोज हो जाएंगे।
और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग कॉस्ट का पार्ट होती है, क्रेडिट 80,000 से, परचेज 520 से, सेल लीज एक्सपेंस एडजस्ट होके 60,000 से, सेल रिटर्न एंड अलाउंस एक्सपेंस 50,000 से, सॉरी 5,000 से, ट्रांसपोर्टेशन 4,000 से, रेंट एक्सपेंस 50,000 से, ऑफिस सप्लाईज 3,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 8,000 और डेप्रिसिएशन 5,000। टू क्लोज वेरियस एक्सपेंस अकाउंट टोटल किए तो टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं 735 के। फिर आपने रेवेन्यूज़ क्लोज किए, सेल्स 758, परचेज रिटर्न 2 5,000, कमीशन इनकम 3 5,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को एज अ रेवेन्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि एंडिंग इन्वेंट्री आपके एक्सपेंस को कम करती है और आपके रेवेन्यू को बढ़ाती है। दैट्स वाई वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, तो रेवेन्यू में रिकॉर्ड होती है 1 लाख से। तो टोटल आपने किया तो टोटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 860 बना। तो 860 में से क्रेडिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 735 माइनस करवाया तो आपके पास नेट इनकम आ गई कितने की, 125 की, जो कि इनकम स्टेटमेंट में आई है। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, उसको कैपिटल में क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 860 माइनस 735 125 और कैपिटल अकाउंट आपका बढ़कर क्रेडिट हो जाएगा 125 से। टू क्लोज नेट इनकम इनटू कैपिटल अकाउंट। चौथी आपकी जो एंट्री बनती है वो ड्राइंग की बनती है। ड्राइंग डेबिट होती है, क्लोज करेंगे क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग आपके कैपिटल को कम करता है तो कैपिटल कम होकर डेबिट हो जाएगा 50,000 से। टू क्लोज ड्राइंग इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज थी। उसके बाद उसने कहा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना लीजिए, जो कि बैलेंस शीट के आइटम से बनेगा, आपके सामने मौजूद है। कैश आपका एडजस्टेड 1 लाख आया, अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख आया, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000, जो कि ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ऑफिस सप्लाई दोबारा मैंने यहाँ भी कर दी 2,000 है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एज एसेट 1 लाख। कमीशन रिसीवेबल आपके पास जो है 1,000 और इक्विपमेंट जो हैं वो 3 लाख के। फर्नीचर जो है वो 173 के। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है 30, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी 170 और सैलरीज पेबल 5,000 और कैपिटल जो एडजस्टेड आपने किए एंडिंग जिसको बोलते हैं, जिस जो ओपनिंग था उसमें ड्राइंग लेस करवा के और प्रॉफिट ऐड करवा के वो एडजस्टेड कहलाता है या एंडिंग भी कह सकते हैं। 675 था, दोनों साइड का टोटल किया तो दोनों साइड के क्या आ गया 8,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा इस पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। अगर इसमें किसी भी सवाल में आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।